वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 और आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा वो मैट्रिक्स से रिलेटेड था और चैप्टर नंबर 5 भी मैट्रिक्स से रिलेटेड है। यानी जो कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में सीखे हैं वो कंसेप्ट हमें चैप्टर नंबर 5 में काम में लेंगे। जो मेन टारगेट है चैप्टर नंबर 5 का वो है मैट्रिक्स का इन्वर्स पता लगाना। तो हम कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं वो हम चैप्टर नंबर 4 से लेते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 26। देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 है, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसको दूसरे डिटर्मिनेंट के बराबर हमें प्रूव करना है। सॉरी स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर है 16। तो एग्जांपल नंबर 16 का जो LHS है वो है ये 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। RHS जो है RHS दिया हुआ है ABC और इसके साथ में दिया गया है ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए हमें जरूरत होगी 1/a 1/b और 1/c की। तो पहले हम क्या करेंगे, R1 में हमें दिखाई दे रहा है a, R2 में हमें दिखाई दे रहा है b और R3 में हमें दिखाई दे रहा है c। हम R1 से a कॉमन लेंगे, R2 से b कॉमन लेंगे और R3 से c कॉमन लेंगे। तो R1 से a, R2 से b और R3 से c कॉमन लेने पर अंग्रेजी में हमें लिखना है। तो अंग्रेजी में हम इसे लिखेंगे फ्रॉम R1 a, फ्रॉम R2 b एंड फ्रॉम R3 c टेकिंग एज कॉमन। देखिए ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, LHS लेके चल रहे हैं। R1 से हमने जो कॉमन लिया है वो बाहर चला जाएगा, ये बाहर जाएगा। R2 से हमने b कॉमन लिया है तो b बाहर जाएगा और R3 से हमने c कॉमन लिया है तो c बाहर जाएगा। बाहर आ जाएगा ABC, यहाँ बचेगा 1 + 1/a 1/a और 1/a। इसके बाद 1/b 1 + 1/b एंड 1/b और इसके बाद 1/c 1/c और 1 + 1/c। तो R1 से a, R2 से b और R3 से c हमने कॉमन ले लिया। जो कॉमन लिया है वो हमारे डिटर्मिनेंट के बाहर चला जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए RHS। देखिए RHS में हमें चाहिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c। और यहाँ से देखिए ये चीज़ हमें किस तरह से मिल सकती है, यदि हम तीनों पंक्तियों को जोड़ दें, यानी तीनों रो को यदि हम ऐड कर दें तो हमें ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम R2 और R3 को ले जाके R1 में जोड़ देते हैं। तो
अगली जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगी वो होगी R1 एरो साइन यानी तीर का निशान R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। सेकेंड पोजीशन पे ये मिलेगा हमें 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और थर्ड पोजीशन पर भी हमें यही मिल जाएगा, सेम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए आराम से। R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं है, R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगी एज इट इज। उन्हें लिख देंगे हम R2 के एलिमेंट लिख दिए, R3 के एलिमेंट लिख देंगे 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी। अब देखते हैं R1 से। R1 से हमें क्या क्लू मिलता है, R1 में से 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो R1 से 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी टेकिंग एज कॉमन यानी कि कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ लेने पर जो तीन पोजीशंस है उन तीनों पोजीशन की जगह क्या बचेगा, उन तीनों पोजीशन की जगह 1 1 बचेगा, क्योंकि जो हम कॉमन लेंगे, जो वैल्यू हमने कॉमन ली है उस कॉमन ली हुई वैल्यू का R1 के हर एलिमेंट में भाग लगेगा, यानी R1 का हर एलिमेंट जो हमने वैल्यू कॉमन ली है उससे डिवाइड होगा। जो हमने कॉमन लिया है वो डिटरमिनेंट के बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा इट इज 1 1 1। R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं है, R2 और R3 वैसा ही रह जाएगा। R2 में लिख देंगे, R3 को भी लिख देंगे। अब देखिए जो डिटरमिनेंट के अंदर जो वैल्यू है हमें उसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो तीन पैरेलल पोजीशन है जहाँ पे हमने 1 1 लिख रखा है, उनमें से दो पोजीशन पे इजीली यानी कि आसानी से 0 बनाया जा सकता है, तो इन दो पोजीशन पे हम 0 बनाएंगे। अब देखते हैं 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 0 बन जाएगा और 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी यहाँ 0 बन जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा C2 माइनस C1। एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखेंगे C2 एरो साइन C2 माइनस C1। C1 में कोई चेंज नहीं है, वो नो चेंज रहेगा। डिटरमिनेंट के बाहर जो वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी। अंदर की वैल्यू में C1 में कोई बदलाव नहीं है। लिख दिया हमने C1। 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस होगा 1 बच जाएगा।
1/c जाएगा, 0 बच जाएगा। दिस इज 1/b, 1 + 1/c। ABC गुणा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। बताइए एक्सपेंड किससे करेंगे? देखिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। कहाँ से एक्सपेंड करने में फ़ायदा है इसको? जी हाँ, इसको एक्सपेंड करने में फ़ायदा है C2 से। सही सोचा आपने। C2 से एक्सपेंड करने में फ़ायदा क्या है? C2 के अंदर 2 एलिमेंट 0 है, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो जो 2 एलिमेंट है वो अपने कोफैक्टर से यानी अपने सहखंड से गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और खुद एलिमेंट 0 है तो हमें उसको कोफैक्टर से यानी कि सहखंड से गुणा करने की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमें 3 एलिमेंट की बजाय सिर्फ एक के लिए ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पोजीशन ध्यान में रखनी है। देखिए डायगोनल पे आ रहा है ये, तो प्लस का पोजीशन पे है ये, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जिस रो जिस कॉलम में ये है उसे छोड़ दो। देखो क्या बचेगा, 1 + 1/c -1/c। ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा RHS होगा। देखिए यही है ना RHS, ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो ये वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगी। ये आ जाएगा बराबर RHS। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लेंगे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, और वो है एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है। सारणिक, जिसके अवयव मैं अभी लिखूंगा, सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंड इट। बिना प्रसार के, यानी हमें जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके करना है इसको। हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रसार नहीं कर सकते हम इसको, मैंने आपको बताया था। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक log x बेस y log x बेस z log y बेस x 1 log y बेस z log z बेस x आधार x log z बेस y और इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है और विदाउट एक्सपेंशन पता लगानी है, यानी इसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो पहला काम हमारा रहेगा कि हम इसको जो log का बेस है वो उस बेस को हम सेम बनाएंगे हर एक पोजीशन पे। log का जो बेस है यानी log का जो आधार है, वो आधार बदलने का तरीका आपको ध्यान में होगा। याद कीजिए क्या तरीका है।
जो भी बेस हमें चाहिए वो हम लगा के ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज यानी बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, यानी कि log x और नीचे लिख दीजिए log y। ऊपर क्या लिखना है, जो log के आगे वाली वैल्यू है उसको लिखना है यानी log x, और जो बेस है उसको log के आगे लगा के लिख देना है यानी log y। अब जो भी बेस हमें चाहिए, जो भी आधार हमें चाहिए वो हम लगा देंगे। तो हम लगा देंगे दोनों जगह हमें, क्योंकि नेचुरल log कौन सा होता है, नेचुरल log होता है बेस e, क्योंकि इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम इसको लगा देंगे। तो इस रूल से हम हर जगह ये जो बेस है अपना, इस बेस को हम चेंज कर देंगे। तो देखिए चेंज करने पर हमें क्या मिलता है, ये आ जाएगा log x अपॉन log y, बेस आएगा e। यदि हम नहीं भी लगाते हैं तो भी वो e माना जाएगा, नेचुरल log का यही मतलब है। log x अपॉन log z, log y अपॉन log x, 1 log y बटा log z, log z बटा log x, log z बटा log y और a। हमने हर पोजीशन पर बेस चेंज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए r1 के अंदर अपॉन में log x आ रहा है, नीचे से log x को हटाने के लिए r1 को log x से गुणा कर देंगे। r2 के अंदर क्या आ रहा है, log y आ रहा है, तो r2 को log y से गुणा कर देंगे, अपॉन में से हट जाएगा। और r3 के अंदर क्या आ रहा है, log z आ रहा है। इस सवाल में जो दिमाग लगाने वाली चीज़ थी वो दिमाग लगाने वाली चीज़ इतनी ही थी। आगे क्या करेंगे, r1 को log x से गुणा करेंगे, r2 में क्या बदलाव करेंगे, r2 को log y से गुणा करेंगे, और r3 में क्या बदलाव करेंगे, r3 को log z से गुणा करेंगे। अब देखते हैं सारे नंबर हमें क्या मिलेगा। जिस वैल्यू से हमने गुणा किया है, जिस वैल्यू से हमने गुणा किया है उस वैल्यू से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो हम भाग दे देंगे। तो जिस वैल्यू से, जिन जिन वैल्यू से हमने अंदर गुणा किया था उन वैल्यू से हम बाहर डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे अंदर क्या बचेगा। तो ये आ जाएगा log x, log y, log z। r2 में आ जाएगा log x, log y, log z। और r3 में आ जाएगा log x, log y और log z। इन सब का बेस क्या रहेगा, इन सब का बेस ही रहेगा। आप चाहे तो दिखा दीजिए, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस ई को नेचुरल log कहा जाता है। यदि हम कोई सा भी बेस नहीं लगाते हैं तो भी वो क्या माना जाता है, ई माना जाता है। अब देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद करो, r1, r2 और r3 बिल्कुल सेम है, और जब एक तीसरे क्रम के सारणिक में यानी कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तीनों रो या तीनों कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू 0 होती है।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। R1 आइडेंटिकल टू R2 एंड R2 आइडेंटिकल टू R3, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो 1/log x log y log z गुणा इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और ये 0 किसके बराबर होगा? ये 0 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19। स्टूडेंट आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, और वो है एग्जाम्पल नंबर 13। और एग्जाम्पल नंबर 13 है, यदि x, y और z सभी अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो, तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 के बराबर, और उसको लेके चलते हुए हमें प्रूव करना है कि x, y, z की वैल्यू है वो माइनस के 1 होगी। यानी इफ़ x, y, z all are different, then prove that x, y, z is equals to -1। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है हमें। तो हमारे डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो है ये x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब बराबर 0। और सिद्ध क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें कि x, y, z बराबर -1। शर्त ये है कि x, y और z ये सारे डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। तो देखिए डिटर्मिनेंट की हम प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी काम में लेनी है हमें? इस डिटर्मिनेंट का जो कॉलम नंबर 3 है यानी कि C3, देखिए C3 को, C3 के अंदर जो 3 पद है, जो 3 एलिमेंट्स है, जो 3 अवयव है, वो दो एलिमेंट्स का जोड़ है यानी सम है। तो डिटर्मिनेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम किन्हीं 2 एलिमेंट्स का, किन्हीं 2 टर्म्स का सम है, तो उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो हम इनको अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग किस तरह से करेंगे ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करने पर x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस, अब देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मेन डिटर्मिनेंट, उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के जोड़ के बराबर होगी। x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब। देखिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने सिर्फ C3 के अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं, जो 2 अवयव है, उनको हमने अलग अलग किया। C1 और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। अब हम एक डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं डेल्टा 1 और दूसरे को मान लेते हैं डेल्टा 2। तो दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। अब दोनों डिटर्मिनेंट में तुम्हें कुछ वैल्यू भी सेम नजर आ रही होगी,
और कुछ कॉमन लेके इन्हें सेम बनाया जा सकता है। देखो दूसरा नंबर जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा टू, डेल्टा टू में देखो डेल्टा टू में R1 से x कॉमन आ रहा है, R2 से y कॉमन आ रहा है और R3 से z कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा टू में क्या करते हैं, R1 से x, R2 से y और R3 से z कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने पर जो हमने कॉमन लिया है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। डेल्टा वन में कोई बदलाव नहीं है, एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक यहाँ से प्लस का निशान और हमने कॉमन लिया था एक्स वाई जेड, ये बाहर चला गया तो हमने कॉमन लिया था। R1 में देखो क्या हो जाएगा, x की जगह एक एक्स एक्स स्क्वायर, R2 में देखो एक वाई वाई स्क्वायर और एक जेड जेड स्क्वायर। अब देखो ये जो दो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के लिए इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनाएंगे भाई, वो भी देखो, या तो इसको इसमें बदल दो या इस वाले को इसमें बदल दो। तो हम क्या करते हैं, इसको C3 को तो हमें लाना है कहाँ, C1 की जगह। तो डेल्टा वन में क्या करेंगे हम, डेल्टा वन में पहले हम बदलेंगे C1 और C3 को, C1 और C3 को बदलेंगे, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमने बदल दिया C1 को C3 से। C2 में कोई बदलाव नहीं है, C2 वैसे ही आ जाएगा अपनी जगह। ये आ गया एक्स वाई जेड और ये 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर। ठीक है, एक नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें C2 और C3 को बदलना पड़ेगा। और C2 और C3 को बदलेंगे तो जैसे ही हम दो कॉलम को या दो रो को आपस में बदलते हैं, हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसका निशान बदल जाता है। तो इसका निशान फिर से बदल जाएगा। इसका निशान फिर से बदलने के बाद में क्या हो जाएगा, पहले प्लस था वो माइनस हो गया, अब माइनस है वापस प्लस हो जाएगा। अब हम बदलेंगे C1 को C2 से, सॉरी अब हम बदलेंगे C2 को C3 से। C2 इंटरचेंज C3, डिटर्मिनेंट का माइनस का निशान वापस प्लस का हो जाएगा। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो जाएंगे अब, और ये सेम हो जाएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये कॉमन आ गया, ये यहाँ से और यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। भाई दो डिटर्मिनेंट थे डेल्टा वन और डेल्टा टू। अब हमने क्या कर दिया, हमने वहाँ जैसे ही C2 को C3 से बदला, दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए। अब दोनों सारणिक सेम हो गए, तो जो सेम हो गए उनको हमने कॉमन ले लिया सारणिक को।
तो इसकी खुद की जगह तो बच गया 1 और प्लस XYZ। देखो बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, तो ये बराबर में 0 चलता रहेगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व करना आसान है। इसमें पहला कॉलम देखो C1, अब पहले कॉलम में 1 1 1 है, तो दो जगह 0 बना सकते हैं हम आराम से। तो एक बार तो R1 माइनस R3 और एक बार R2 माइनस R3। R3 फ्री है, ये आ जाएगा 0, ये x माइनस जेड, ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, ये y माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर, गुणा आ जाएगा a प्लस XYZ बराबर 0। देखो ध्यान से, अब देखो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, R1 में से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स। इसके गुणनखंड होंगे x प्लस जेड गुणा x माइनस जेड, उसमें से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और x प्लस जेड बच जाएगा। दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी रो, उसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, हाँ y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, और जो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा। y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड इसके गुणनखंड होते हैं y प्लस जेड और y माइनस जेड। तो y माइनस जेड तो बाहर चला गया, y प्लस जेड बच जाएगा। तो ये कॉमन लेने का काम भी कर देते हैं हम। साथ साथ में लिखते चलो, कोई तुम्हें तेज स्पीड से पढ़ाया नहीं जा रहा है, एकदम मॉडरेट स्पीड से, बिल्कुल धीमी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इनको साथ साथ में करते चलो। तो R1 से देखो क्या कॉमन आएगा, x माइनस जेड, R2 से कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड, और R3 से कॉमन आ जाएगा R1 और R2 से हमें दोनों वैल्यू कॉमन लेनी है। R3 में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो ये आ जाएगा कॉमन लेने पर। जो कॉमन लेंगे वो बाहर चला जाएगा, और ये बच जाएगा 0 1 x प्लस जेड, 0 1 y प्लस जेड, और 1 जेड जेड स्क्वायर। इसके साथ गुणा में चल रहा है 1 प्लस XYZ और बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, अब देखो इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, किससे प्रसार करेंगे, इसको बताओ देखें। जी हाँ, C1 से, इसको C1 से एक्सपेंड कर दो। ये दो एलिमेंट तो 0 0 है, इनकी कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, तो एक को किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर से, यानी इसके सेकंड से। देखो क्या आएगा, x माइनस जेड y माइनस जेड, और ब्रैकेट में आ जाएगा देखो y प्लस जेड और माइनस x माइनस जेड, ये कट जाएगा, गुणा में आएगा 1 प्लस XYZ बराबर 0। अब देखो या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है, और या ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है। अब ये जो तीन वैल्यू है, ये तीन वैल्यू 0 के बराबर हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, इनको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, x बराबर जेड, y बराबर जेड और y बराबर x।
इससे x बराबर y बराबर z मिल जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। इनका 0 के बराबर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको और इसको, इन तीन वैल्यू को यदि हम 0 के बराबर रख देते हैं तो इससे ये तीनों बराबर आ जाते हैं। और जबकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, ये सारे अलग अलग है, तो वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। और ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव्ड एंड प्रूव्ड, यानी कि इसी सिद्ध। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, और ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। और आगे हम लेंगे चैप्टर नंबर 5, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, और वो है एग्जाम्पल नंबर 13। और एग्जाम्पल नंबर 13 है, यदि x, y और z सभी अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0 के बराबर, और उसको लेके चलते हुए हमें प्रूव करना है कि x, y, z की वैल्यू है वो -1 होगी। यानी इफ़ x, y, z all are different, then prove that x, y, z is equals to -1। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है हमें। तो हमारे डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो है ये, x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब बराबर 0। और सिद्ध क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें कि x, y, z बराबर -1। शर्त ये है कि x, y और z ये सारे डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट की हम प्रॉपर्टी काम में लेने वाले हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी काम में लेनी है हमें, इस डिटर्मिनेंट का जो कॉलम नंबर 3 है, यानी कि C3, देखिए C3 को, C3 के अंदर जो 3 पद है, जो 3 एलिमेंट्स है, जो 3 अवयव है, वो दो एलिमेंट्स का जोड़ है, यानी सम है। तो डिटर्मिनेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई रो या कॉलम किन्हीं दो एलिमेंट्स का, किन्हीं दो टर्म्स का सम है, तो उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो हम इनको अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग किस तरह से करेंगे ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करने पर x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस, अब देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मेन डिटर्मिनेंट, उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के जोड़ के बराबर होगी। x, y, z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब। देखिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हमने सिर्फ C3 के अंदर जो दो एलिमेंट्स है, जो दो अवयव है, उनको हमने अलग अलग किया। C1 और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। अब हम एक डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं डेल्टा 1 और दूसरे को मान लेते हैं डेल्टा 2। तो दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। अब दोनों डिटर्मिनेंट में तुम्हें कुछ वैल्यू भी सेम नजर आ रही होगी और कुछ कॉमन लेके इन्हें सेम बनाया जा सकता है। देखो दूसरा नंबर जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2, डेल्टा 2 में देखो, डेल्टा 2 में R1 से x कॉमन आ रहा है, R2 से y कॉमन आ रहा है और R3 से z कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा 2 में क्या करते हैं, R1 से x, R2 से y और R3 से z कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेने पर जो हमने कॉमन लिया है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। डेल्टा 1 में कोई बदलाव नहीं, x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और एक एक एक, यहाँ से प्लस का निशान और हमने कॉमन लिया था x y z, ये बाहर चला गया तो हमने कॉमन लिया था। R1 में देखो क्या हो जाएगा, x की जगह एक x स्क्वायर, R2 में देखो एक y स्क्वायर और एक z स्क्वायर। अब देखो ये जो दो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के लिए इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनाएंगे फिर वो भी देखो, या तो इसको इसमें बदल दो या इस वाले को इसमें बदल दो। तो हम क्या करते हैं, इसको C3 को तो हमें लाना है कहाँ, C1 की जगह। तो डेल्टा 1 में क्या करेंगे हम, डेल्टा 1 में पहले हम बदलेंगे C1 और C3 को, C1 और C3 को बदलेंगे, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमने बदल दिया C1 को C3 से। C2 में कोई बदलाव नहीं है, C2 वैसे ही आ जाएगा अपनी जगह। ये आ गया x y z और ये 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर और 1 z स्क्वायर, ठीक है। एक नेगेटिव साइन आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें C2 और C3 को बदलना पड़ेगा और C2 और C3 को बदलेंगे तो जैसे ही हम दो कॉलम को या दो रो को आपस में बदलते हैं, हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसका निशान बदल जाता है। तो इसका निशान फिर से बदल जाएगा। इसका निशान फिर से बदलने के बाद में क्या हो जाएगा, पहले प्लस था वो माइनस हो गया, अब माइनस है वापस प्लस हो जाएगा। अब हम बदलेंगे C1 को C2 से, सॉरी अब हम बदलेंगे C2 को C3 से। C2 इंटरचेंज C3, डिटर्मिनेंट का माइनस का निशान वापस प्लस का हो जाएगा। 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अब
और ये सेम हो जाएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो ये कॉमन आ गया, ये यहाँ से और यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। भाई दो डिटर्मिनेंट थे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब हमने क्या कर दिया, हमने वहाँ से C2 को C3 से बदला, दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए। अब दोनों सारणिक सेम हो गए, तो जो सेम हो गए उनको हमने कॉमन ले लिया सारणिक को, तो इसकी खुद की जगह तो बच गया 1 और प्लस एक्स वाई जेड। देखो बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, तो ये बराबर में 0 चलता रहेगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व करना आसान है। इसमें पहला कॉलम देखो C1, अब पहले कॉलम में 1 1 1 है, तो दो जगह 0 बना सकते हैं हम आराम से। तो एक बार तो R1 माइनस R3 और एक बार R2 माइनस R3। R3 फ्री है, ये आ जाएगा 0, ये x माइनस जेड, ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, ये y माइनस जेड, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर, गुणा आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। देखो ध्यान से, अब देखो R1 से क्या कॉमन आ रहा है, R1 में से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स। इसके गुणनखंड होंगे x प्लस जेड गुणा एक्स माइनस जेड, उसमें से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा और x प्लस जेड बच जाएगा। दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी रो, उसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, हाँ y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, और जो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड इसके गुणनखंड होते हैं वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। तो वाई माइनस जेड तो बाहर चला गया, वाई प्लस जेड बच जाएगा। तो ये कॉमन लेने का काम भी कर देते हैं हम। साथ साथ में लिखते चलो, कोई तुम्हें तेज स्पीड से पढ़ाया नहीं जा रहा है, एकदम मॉडरेट स्पीड से, बिल्कुल धीमी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इनको साथ साथ में करते चलो। तो R1 से देखो क्या कॉमन आएगा, x माइनस जेड, R2 से कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड, और R3 से कॉमन आ जाएगा R1 और R2 से हमें दोनों वैल्यू कॉमन लेनी है। R3 में कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो ये आ जाएगा कॉमन लेने पर। जो कॉमन लेंगे वो बाहर चला जाएगा, और ये बच जाएगा 0 1 एक्स प्लस जेड, 0 1 वाई प्लस जेड, और 1 जेड जेड स्क्वायर। इसके साथ गुणा में चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड, और बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, अब देखो इसको किससे एक्सपेंड करेंगे, किससे प्रसार करेंगे इसको, बताओ देखें। जी हाँ, C1 से, इसको C1 से एक्सपेंड कर दो। ये दो एलिमेंट तो 0 0 है, इनकी कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, तो एक को किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर से, यानी इसके सेकंड से। देखो क्या आएगा, x माइनस जेड वाई माइनस जेड और ब्रैकेट
अब देखो या तो ये वैल्यू 0 के बराबर है और या ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है। अब ये जो तीन वैल्यू है, ये तीन वैल्यू 0 के बराबर हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनको 0 के बराबर रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, x बराबर z, y बराबर z और y बराबर x। इससे x बराबर y बराबर z मिल जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। इनका 0 के बराबर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको और इसको, इन तीन वैल्यू को यदि हम 0 के बराबर रख देते हैं तो इससे ये तीनों बराबर आ जाते हैं। और जबकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, ये सारे अलग अलग है, तो वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। और ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव्ड एंड प्रूव्ड, यानी कि इसी सिद्ध करना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था और ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। और आगे हम लेंगे चैप्टर नंबर 5, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है।